तो बस्तर से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है और बाकायदा इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ग्राउंड जीरो पर आकर के अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाएं हमारे साथ खास मेहमान। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ कार्यक्रम में। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आपको राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले रहा हूं अजय गंगवानी जी से। अजय जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट को लेकर के फोकस किया जा रहा है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये फंडा तो बीजेपी का था। अब इस फंडे के आधार पर कांग्रेस अपने आप को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की ये कोशिश कर रही है। आपको लग रहा है कि बूथ मैनेजमेंट के जरिए बूथ चलो जो अभियान शुरू किया जा रहा है, इसके जरिए बड़ी उपलब्धता मिलने जा रही है, सत्ता में वापसी का रास्ता एक बार फिर से दोबारा से सत्ता पर काबिज होने के लिए रास्ता मजबूती आपको दिलाएगा? देखिए शुभेंदु जी, आपके लोकचलन पे स्पष्ट कर दूं, बूथ जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है किसी भी विधानसभा चुनाव में, बूथ कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जमीनी पार्टी है। आज एक बूथ से जुड़ा छोटा कार्यकर्ता को भी उतना ही पर्याप्त महत्व दिया जाता है जितना ही पर्यावरण मंत्री को। आज देखिए, कहीं न कहीं बूथ कमेटी के माध्यम से आज जो हमने बूथ चलो अभियान चलाया है, प्रत्येक बूथ कमेटी के पदाधिकारी से उनके साथ मिलकर उन्हें पूरी तरह से चार्ज किया जाएगा। उन्हें इस बात का स्पष्ट कि पूरी एकजुटता से कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, सरकार के कार्यों, सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाना है और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना है, इसका संकल्प लिया जा रहा है। और देखिए, लगातार बूथ के माध्यम से हम इस बार में प्रयास करें। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कमेटी के गठन से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि कितनी ईमानदारी से, कितनी तत्परता से वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बार में प्रयास किया जा रहा है। आज देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 23,737 बूथ है, जिसमें हमारे 10,000 से ज्यादा कांग्रेस नेता है। प्रत्येक बूथ पर जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आने वाले 2023 में किस प्रकार से बेहतर प्रयास किया जाए कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, इसी के माध्यम से कहीं न कहीं एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। और एक चीज और कहना चाहूंगा शुभेंदु जी, बस्तर जिसे सत्ता की कुंजी कहा जाता है, वर्तमान में बस्तर की 12 की 12 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है, जो इस बात का प्रमाण है कि बस्तर की जनता का प्यार इससे आश्वासन मिल रहा है। और आने वाले 2023 के चुनाव में हम प्रयास करेंगे कि बस्तर फिर से भाजपा मुक्ति रहे। यानी कि बस्तर की बात नहीं है, बस्तर जो अभी तक कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है, क्या वाकई वो आगे भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास रहेगा या इसमें सेंधमारी बीजेपी कर पाएगी? जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जरा जल्दी से किस पर काउंटर रिएक्शन में लेना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी बूथ चलो अभियान, जैसा कि कहा जा रहा है कि इसके जरिए कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उसको दूर भी किया जाएगा और पार्टी के जो कैडर है उसको मजबूत करने के लिए कोशिश भी है। और ये ऐसा एजेंडा सिर्फ अकेले बीजेपी का नहीं है, इस पर कांग्रेस भी काम कर रही है। आपको लगता है कि जिस आधार पर, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट को साधना, समझना और इसके आधार पर काम करना बड़ा जरूरी है, इसी आधार पर कांग्रेस अगर काम कर रही है तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? देखिए, मुश्किलें नहीं शिवेंदु जी, जितनी भी राजनीतिक दल रहती है उसके कुछ सूत्र रहते हैं। तो ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शुरू से उत्पन्न किया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, एक बूथ 10 जवान 10 सियान, और उसके बाद 10 बूथ मिलकर एक शक्ति केंद्र। तो कुल मिलाकर ये जो संरचना है, हर पार्टी की अपनी अपनी रहती है, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। तो ये, और तो हमारा तो फार्मूला है, जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता, और सौभाग्य से मैं भी कुछ बूथों का प्रभारी हूँ। तो ये शिवेंदु जी, ये चुनाव की सबसे जटिल, अहम और महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि अपने बूथ को हम मजबूत बनाएं। तो इसको लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार होती है। हमारे लगभग 96% बूथों की जो कमेटियां हैं, बूथ में सर्वे कर रहे हैं, वो सब काम हो चुका है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है शिवेंदु। लेकिन बस्तर में स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं है, सभी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, यानी कि बताता भी है कि बूथ बीजेपी का इस वक्त थोड़ा सा कमजोर है। बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है अभी वो काम नहीं कर रहा है, उसको एक्टिव करने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, ऐसा शिवेंदु जी आप बोल रहे हैं, हम तो घूम के आए हैं बस्तर में, और बस्तर में जो रिपोर्टें हैं, देखिए हर चुनाव में अलग अलग रणनीति रहती है। किसी चुनाव में हम आगे थे, किसी चुनाव में कांग्रेस है, अभी हमने वापस ठीक कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पहले लगता होगा कि कमजोर थी, आप बार बार उसी नहीं, मैं मेरे कहने से कुछ नहीं है सर,
ये तो लोगों का जो रिएक्शन था और लोगों ने जो मत दिया है ना, ये उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। सभी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं कि नहीं है? नहीं, वो सीटें ये तो सच्चाई है ना सर। होता ना वो 2018 की कहानी थी शिवेंदु जी। ये अच्छा चलिए, अब आप ये कह रहे हैं कि उसमें परिवर्तन हो चुका है। कहानी बदल गई है। हाँ। कहानी बदल गया है। लोगों का बहुत जबरदस्त, चाहे वन बंधु उनका भुट्टा नहीं खरीदा जा रहा है। हाँ। ये 64 कहते थे, 3 दिन में क्लोजिंग कर दिया इन्होंने। जो वन संपदा खरीदने की बातें कहते थे, तो जो बस्तर में अभी फिजा बदली हुई थी साहब, हवा का रुख बदल गया है। अभी हमारे पास नहीं कि अभी हमारे पास हवा का रुख कितना बदला है और किस दिशा में हवा बह रही है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार कार्यक्रम में है। राजेश जी, ये हवा की बयार किस ओर बह रही है? क्योंकि जिस बस्तर संभाग पर पूरी तरीके से एक छत्र राज कांग्रेस पार्टी का अभी तक है, लेकिन राजीव जी कह रहे हैं कि अब उसमें परिवर्तन हो चुका है। वो बहुत पुरानी बात हो गई है। ग्राउंड पर हमने काम किए और जो बूथ मैनेजमेंट का काम है वो लगातार बीजेपी पार्टी का आधार रहा है और इसी आधार पर हमने काम किया है। परिवर्तन किस ओर हो रहा है? नहीं, बहुत पुरानी बात तो नहीं हुई है। हाँ। ये मतलब पिछले 2018 के चुनाव की बात थी। हाँ। लेकिन जो ये 12 के 12 सीटें पहले कांग्रेस के पास आ गई, एक भाजपा विधायक के नक्सली हमले में मौत के बाद 12 सीटें आई, वैसे 11 थी। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही दल, कांग्रेस और भाजपा, ये मानकर चल रहे हैं कि जो 2018 के नतीजे हैं उसके आधार पर ये 2023 का चुनाव नहीं होने वाला है। जो दूसरे नंबर के वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव, वो 2 दिन से बस्तर में हैं। उन्होंने खुद पत्रकारों से ये कहा है कि जो 12 के 12 सीटें हमको मिल गई थी पिछली बार, उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है और इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं। क्या उन्होंने ये भी कहा कि सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में है। हाँ। हमको आदिवासियों के बीच क्या नाराजगी है? हाँ, उन्होंने ये कहा कि टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि अगर सर्व आदिवासी समाज, जिनमें अरविंद नेताम जी हैं जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, अभी भी उन्होंने न कांग्रेस छोड़ी है न कांग्रेस ने उसको बर्खास्त किया है। हालांकि उन्होंने अभी भानु प्रतापपुर का एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा दिया चुनाव में। तो बात यह है कि आप 2018 के चुनाव परिणामों को भूल जाइए। ठीक है, बीजेपी को भूल जाना चाहिए, कांग्रेस को भी भूल जाना चाहिए। परिस्थितियां बदल रही है। भाजपा ये दिखा रही है कि 2018 के चुनाव के हिसाब से हम काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट यहां पर उठाया, लेकिन इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए कितनी चिंता यहां पर खड़ी होने वाली आने वाले समय में, उसको लेकर के जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। अजय जी, ये कहा जा रहा है कि बस्तर में इस बार मुकाबला उतना आसान नहीं है जितना 2018 में था, चुनौती बड़ी है। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। हम लोग किसी प्रकार से अति आत्मविश्वास पे काम नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीन से जुड़ के काम करने का प्रयास करती है। हमको लगातार भरपूर प्यार इसमें मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है वो भी हमने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन कहने का मैंने स्पष्ट कहा कि आने वाले चुनाव में न केवल बस्तर, तरबूजा, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, 5 संभाग में हमारा संभागीय सम्मेलन हो चुका है और बस्तर में हमारा विषय वो है केंद्रित है ध्यान। इसी का नतीजा है कि पहले भरोसा सम्मेलन आयोजित किया गया, फिर बस्तर में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया। लगातार प्रत्येक विधानसभा में हमारे द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ जनता के बीच जाकर किस प्रकार के सरकार के कार्यों को और जन कल्याणकारी योजनाओं को किस प्रकार से सीधा लाभ मिल रहा है, इस बारे में सीधा संपर्क कर। राजेश जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बस्तर के अंदर चुनौती ज्यादा है। आदिवासी वर्ग की अगर नाराजगी है, कार्यकर्ताओं को तो मनाना है, लेकिन आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए 2 चीजें स्पष्ट कर दूं। कहीं ना कहीं देखिए, आदिवासी जनता ये जानती है कि कौन 15 साल तक वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और कौन 5 साल में वादा निभाने वाली सरकार। अब देखिए, लगातार हमने आदिवासियों के हितों में निर्णय लिए, चाहे तेंदुपत्ता का 2500 से 4000, ये 7 नंबर खेत हम 65 खेत रहे हैं। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे जो पूरे देश में सर्वाधिक है। आज कहीं ना कहीं 600 गुना वनोपज की खरीदी बढ़ी है। लगातार हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे आदिवासी वर्ग मजबूत हो रहे हैं और ये लगातार आदिवासियों को ठगते रहे। आज जर्सी गाय का वादा किया, नहीं दिया। सरकारी नौकरी देने की बात की, नहीं थी। इनके कानून अधिकारी के संरक्षण की बात की और इनकी अधिकारी जो जमीन थी वो ज्यादा को सौंपी। तो आदिवासी वर्ग समझ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण संशोधन विधेयक का सच्चाई वो समझ रहे हैं। आज कौन राजभवन के माध्यम से एकाध परिसर में बैठ के आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने की साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं, इस बात के स्पष्ट, यानी कि मुद्दा भी उठेगा, चुनाव के समय में ये मुद्दा भी उठेगा। हाँ,
मैं इस पर जरा काउंटर रिएक्शन ले लेता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी जरा जवाब दीजिए। वे कह रहे हैं कि आरक्षण के मसले को लेकर के हर किसी ने देखा है कि किसने टांग अड़ाई, किसने इस बिल को आने से रोका या किसकी तरफ से इस पे इनडायरेक्ट तौर पर असहमति यहां पर जता दी गई थी। ये सभी लोगों ने देखा, ये आरोप लगाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आदिवासी वर्ग, आप कह रहे हैं 2018 की परिस्थितियां नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें बदलाव किस मुद्दे से आया है, ये तो बता दीजिए। देखिए, सरगुजा के वन बंधु और बस्तर के वन बंधु पूरी तरह से हमारे साथ हैं। वहां पे दो मुद्दे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। एक है डिलिस्टिंग का, कि जो आदिवासी समाज, जो पुराने आदिवासी समाज है, वो चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो, जो ईसाई समाज में कन्वर्ट हो गए हैं और कांग्रेस सरकार का साथ उनका मजबूती से साथ है। वो लोग जो पुराने मूल आदिवासी हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और जो मूल आदिवासी वो चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो, ताकि आरक्षण का जो संविधान में अंतर्गत जो फायदा उन्हें मिले, क्योंकि उन्हें ईसाई मिशनरी का भी फायदा मिलता है, विदेशी फंडिंग का भी फायदा मिलता है, फ्री में स्कूल मिलता है। तो इस मामले को लेके दूसरा जो जो कह रहे थे कि 64 वनोपज की बात कर रहे थे, उसको लेकर बहुत देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बड़ी आपत्ति करते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। नहीं, बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बारी में। तो जो 64 जो वनोपज है, वो उससे जिसकी सीमा होनी चाहिए थी कि कम से कम 1.5 महीने उसे बेचने के दिया जाना चाहिए था, केवल 9 से 16 दिन के बीच में उसे क्लोज कर दिया गया है और आज तक वनोपज के साथ वनवासी बंधु बैठे हुए हैं। तीसरी जो बस्तर और जो आदिवासी बेल्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो विकास कार्य पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और वहां पर प्रशासन का एक तंत्र चल रहा है। जो आदिवासी, मूल आदिवासी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो गैर आदिवासी हैं, उनके ऊपर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बहुत बदसलूकी की जा रही कानून के नाम पर। तो इस प्रकार से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र और टीएस बाबा को जिस प्रकार से ठगा गया, ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री, नहीं वो तो साफ कर चुके हैं ना सर, वो राजीव जी वो कह चुके हैं ना, जय वीरू की जोड़ी कमाल करेगी, चुनाव आने दीजिए, समय आने दीजिए, वो तो खुल करके कह रहे हैं। चुनाव आने दीजिए ना, वो कमाल करेंगे, वो कमाल करेंगे शिवेंद्र जी, वो कमाल करेंगे। तेल देखिए, तेल का धार देखिए, वो कमाल करने वाले हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आकर के, मीडिया के सामने आकर के वो कुछ और कह रहे हैं, असल में सच्चाई कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। सच्चाई कुछ और है, बिल्कुल सच्चाई कुछ और नहीं तो आधार किया, उन्होंने तो आरोप लगा दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल है जिन्होंने उनको प्रलोभन देने की कोशिश की, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उन तक कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो तो खुद मिलने गए थे शिवेंद्र जी, बाबा साहब तो खुद मिलने गए थे बहुत सारे नेताओं के यहाँ, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, बसपा के लोग हो, तमाम लोगों से। और जो बस्तर में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चुनौती है, जो सर्व आदिवासी समाज है, वो कांग्रेस का मुखर होकर विरोध कर रही है। अभी अकबर राम गुर्राम साहब थे, जो बहुत 32,000 तो सर सर्व आदिवासी समाज के ऊपर अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो वो तो बीजेपी के सपोर्ट में भी नहीं है। 29,000 वो बीजेपी के सपोर्ट में भी तो नहीं है ना। वो वोट जो कांग्रेस सोचती थी कि हमें मिलता, शुभेंद्र जी महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहूंगा इस बारे में, खींच लिया। ठीक है, तो एक जरा काउंटर रिएक्शन अजय जी से ले लेते हैं, उसके बाद राजेश जी आपके पास आता हूँ। ठीक है अजय जी, जरा जल्दी से जवाब। सबसे महत्वपूर्ण है, आज देखिए 32% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या छत्तीसगढ़ के आदिवासी है। आज ननकीराम कंवर, नंद कुमार साय, रामविचार नेता किस प्रकार से साइड लाइन थे। देखिए सबसे वरिष्ठ नेता आदिवासी इनके नंद कुमार साय, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अनुसूचित जाति आयोग के, सांसद रहे लोकसभा के, राज्यसभा के, आज क्यों वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होते हैं। ये जो दोहरा सेंस पे बैठ के आदिवासी विरोधी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, आज विष्णुदेव साय जो वरिष्ठ आदिवासी नेता थे, उसको आदिवासी दस लगा देते हैं। इसके पहले विक्रम उसेंडी आदिवासी अध्यक्ष थे, आप उसको कार्यकाल पूरा नहीं कर देते। आज शुरू से आपका जो चरित्र है वो आदिवासी विरोधी था, आएगा। नहीं ठीक है राजीव जी, एक मिनट, एक एक करके राजीव जी, ठीक है अजय जी बताइए। राजीव जी देखिए 3 महत्वपूर्ण तथ्य है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय पार्टी छोड़ के कांग्रेस शामिल होते हैं। रामविचार नेता अमित शाह को पत्र लिखते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को मिलने का काम देते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, आदिवासी दिवस के दिन आप विष्णुदेव साय को उसके पद से हटा देते हैं। तीसरा, चौथा, पहले विक्रम उसेंडी जो आदिवासी अध्यक्ष थे, आप उससे कार्यकाल पूरा नहीं देते। ये सारी बातें बताती है कि आपका चरित्र आदिवासी विरोधी है। दूसरा, कहीं ना कहीं आरएसएस के बयान सुन लीजिए, लगातार आरक्षण विरोधी बयान दिए जाते रहे, आज जनगणना के लिए तैयार नहीं होते। ये शुरू से आदिवासी चरित्र इनका जो है विरोधी है। आज आदिवासियों को लगातार ठगते रहे, इसी का नतीजा है कि आज और आने वाले चुनाव में
इनको शांत कर लीजिए, मेरा निवेदन है। हाँ ठीक है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेताओं हैं उसमें भाजपा के केंद्रीय नेता भरोसा नहीं है और लगातार केंद्रीय नेता अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। और ये अमित शाह वही है जिन्होंने 65+ का टारगेट दिया था 2018 में। इनकी 14 सीटें आई, 15। ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा राजेश जी का जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है राजीव जी, एक मिनट जरा। अजय जी वापस लौटता हूँ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, एक चीज बताइए कि डिलिस्टिंग का मुद्दा हो चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, बस्तर के अंदर कई और दूसरे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी उठा रही है, लेकिन जिस मुखर रूप से इन मुद्दों को उठा रही है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि माहौल बनाने में कामयाब साबित होगी बीजेपी? और जो आधार बना करके जो शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, प्रशासनिक स्तर पर उनका एग्जीक्यूशन हुआ, क्या उनका असर लोगों के बीच में पहुंचा है, नहीं पहुंचा है? सर्व आदिवासी समाज का भी जिक्र किया राजीव चक्रवर्ती जी ने। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से उतना नाराज है, लेकिन समर्थन तो बीजेपी को भी नहीं है। जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि डीलिस्टिंग का मामला राज्य सरकार का है ही नहीं। इस पर केंद्र को फैसला लेना है कि कौन आदिवासी आरक्षण में शामिल रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इस पर केंद्र सरकार तय करता है। सिर्फ राज्य सरकार की सिफारिश जाती है और राज्य सरकार की सिफारिश के बगैर भी केंद्र सरकार फैसले ले सकता है। तो डीलिस्टिंग के लिए जो रायपुर में भी बड़ा सह आंदोलन हुआ था पिछले महीने, या जहां भी हो रही है, तो ये एक चुनावी मुद्दा उसने बीजेपी ने उठाया जरूर, लेकिन ये केंद्र को तय कर रहा है, केंद्र तय कर सकती है। दूसरी बात, जो आदिवासी वर्ग के लिए कल्याण की बात है, कांग्रेस ने काफी कुछ किया है, लेकिन मुझे राजीव चक्रवर्ती जी की एक बात समझ में आई कि आपने जो वनोपज को लेने के लिए जो आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए थी। मैंने ओपी चौधरी जी का, जो आईएएस रहे हैं और भाजपा के भी महामंत्री हैं, उनकी एक तस्वीर देखी थी ट्विटर पर। यहां बस्तर के लोग जाकर के महाराष्ट्र में और उड़ीसा में बेच रहे हैं तेंदुपत्ता को। ये स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि आप जो वादा किए हुए हैं उतना खरीद नहीं रहे हैं। तो दूसरी बात, इनकी बात अरविंद नेताम ने अभी एक वीडियो इंटरव्यू में कहा था कि 30 से 40 जगह पर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा इसके लिए, आपका मेरा निवेदन है शुभेंदु जी। ठीक है जरा अजय जी बताइए। देखिए आज राजीव जी आता राजीव जी 10 सेकंड। नहीं, उनकी बात पूरी होगी। किसी नहीं, वो किसी दल के साथ नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, निष्पक्ष होकर के अगर वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं तो उसको लेकर जवाब दे रहे हैं। जरा जवाब सुन लेते हैं। हाँ राजीव जी, एक मिनट। हाँ देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए शुभेंदु जी, आज पूरा देश जानता है, पूरे देश की खरीदी का नहीं तो ठीक है ना, उसको उसी को लेकर जो सवाल आपने भी, आप जो राजीव जी सवाल उठा रहे हैं ना, वही राजेश जी ने भी उठाया। उसका जवाब तो ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। हाँ शुभेंदु जी, पूरी जिम्मेदारी इस बात को कह रहा हूँ, पूरे देश की वनोपज खरीदी का 73%, 73% खरीदी जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है। आज भाजपा के समय से वनोपज खरीदी 600 गुना बढ़ी है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम आदिवासी के संबंध में निर्णय ले रहे हैं। देखिए, अग्रवाल जी का एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, परंतु जो ये नौबत क्यों आ रही है कि दूसरे राज्य में जाकर के बेचना पड़ रहा है? देखिए, मेरा निवेदन राजेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या इस बात को नहीं मानेंगे कि 600 गुना बढ़ी है? इस बात को मानते हैं कि नहीं? पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, पूरे देश की खरीदी का 73% वनोपज खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। आज ये स्पष्ट प्रमाण है। ये साथ ये कहाँ आंकड़ा कि 600 गुना बढ़ा? ये सारी चीजें मैं तो कहीं पे मैं ये आंकड़ा कहीं नहीं पढ़ा हूँ 600। मैंने ये आंकड़ा कहीं नहीं पढ़ा कि 600 गुना खरीदी बढ़ गई। ये आंकड़ा मुझे कहीं नहीं पढ़ने को मिला है आज तक। मैं 10 घंटे कम से कम बैठते रहता हूँ अखबार में। अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक जरा रिएक्शन ले लेता हूँ। राजीव जी भी कुछ कहना है। ठीक है राजेश जी, ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। अच्छा ठीक है अजय जी, राजीव जी, ये जो कांग्रेस प्रचार करती है, प्रसार करती, प्रोपेगेंडा करती है, हमने 600% बढ़ा दिया। ये आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? पूरे देश में पार्टी के मंत्री को बेचना है और फर्जी डेटा ले आते हैं। भैया, अभी मैं करालकोट गया था,
चलिए, यही वो बड़े मुद्दे हैं जो कि आने वाले समय में चुनावों के समय बस्तर संभाग के अंदर गूंजते हुए नजर आएंगे। खैर, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़े सवाल यही है कि बस्तर में जो तैयारी चल रही है, बूथ चलो अभियान की शुरुआत की जाने वाली है, क्या इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अपनी वापस से मजबूती के साथ चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करेगी या बीजेपी से मारी करेगी, देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।